गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, ख्वाजा मीर दर्द की एक शायरी है, दो लाइनें हैं जिसमें कहा गया है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। इसीलिए आप लोग को मैं संडे में एक तरीके से पूरा ऑफ देता हूँ। सिर्फ एमसीक्यू की वीडियो रहती है उस दिन। ना तो आपको आंसर राइटिंग रहता है, ना ही इससे लिखना रहता है, ना ही एथिक्स का आंसर लिखना रहता है, और ना ही आपको रीडिंग आर्टिकल दिया जाता है, ना ही टेलीग्राम पे कोई क्वेश्चन भेजा जाता है। मतलब कुछ का कुछ नहीं, बस आपको वो एमसीक्यू का वीडियो, ताकि संडे वाले दिन आप अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालिए। अगर इस दुनिया में माँ बाप के अलावा अगर आप कहते हैं कि कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई हमारी जिंदगी को सुधारने वाला है, तो वो आप खुद हो। जब तक आप अपने से बात नहीं करोगे, आप अपने को नहीं समझोगे, आप अपने लिए वक्त नहीं निकालोगे, तब तक बहुत आगे नहीं जा सकते। वैसे जो शेर मैंने शुरू में कहा है, जो दो लाइनें कही है, हालांकि मेरी नहीं है, वो ख्वाजा मीरदर्द की है, तो एक तरीके से इन्होंने उस शेर को गलत कर दिया है, क्योंकि आप इनकी उम्र देख सकते हैं। काफी ज्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। इनकी टोटल एज कितनी है? तो 79 ईयर, 79 साल इनकी उम्र है, और ये एक दो महीने में ही 80 साल के हो जाएंगे। इनका नाम है लुइजा यू। ये पिछले 50 सालों से एक एक कंट्री का दौरा कर रही हैं, और ये 79 ईयर की हो चुकी हैं। उसके बाद भी इनका दौरा रुक नहीं रहा, और अब तक ये 193 कंट्री में जा चुकी हैं, 193 देशों का दौरा कर चुके हैं ये। कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर कुछ करने की चाहत हो, अगर डेडिकेशन हो, तो प्रॉब्लम्स हमें कभी नहीं रोक सकती। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं आती यार। अब एक तरफ हमारे घर को देखिए ना, जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, 79 ईयर्स की उम्र में वो शायद उठना भी पसंद ना करें, शायद वो बेड पे ही रहें, और इनको देखिए कि ये पूरे देश घूमे जा रही हैं, पूरी दुनिया घूमे जा रही हैं। तो ये अपनी चाहत ही तो है, डेडिकेशन ही तो है जो ये पूरा कर रही हैं। और इन्होंने जो सलाह दी ना, वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी सलाह लगी। अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, तो प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है? बस ये हो सकता है कि किसी की लाइफ में थोड़ी सी ज़्यादा है, किसी की लाइफ में थोड़ी सी कम है, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम कुछ और है, किसी की लाइफ में कुछ और है, लेकिन है सबकी लाइफ में। क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? क्या मैं डिमोटिवेट नहीं होता? तो हर कोई होता है। बड़े से बड़ा आदमी भी डिमोटिवेट होता है। जिसको आप अपना आदर्श मानते हो ना, वो भी कभी ना कभी डिमोटिवेट होता है, और उसकी भी ज़िंदगी में वो सारी प्रॉब्लम्स आई हैं जिसको आप फेस कर रहे हो। तो आप कभी घबराओ नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली है हमारी लाइफ में, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब आप एकदम पीक पे होगे ना, तभी आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जब आपको लगेगा कि आप सफलता से एक कदम दूर हो, अब थोड़ी सी मेहनत और सफलता मिल जाएगी, तभी आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जो आपको बार बार कहेगी कि गिव अप कर दो, छोड़ दो, नहीं होगा, खत्म, सब खत्म। पर आपको वहां पे हार नहीं माननी है। अगर आप लोग को याद हो, तभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले, वीडियो 2 बजे के बाद आई थी। अब वहाँ मेरे पास भी ऑप्शन था, प्रॉब्लम आई भाई, टेक्स्ट नहीं हो रहा था, फ़ॉन्ट सारे खत्म हो गए थे, फ़ॉन्ट सारे डिलीट हो गए थे। अब मेरे पास भी ऑप्शन था, एक टेलीग्राम पे मैसेज कर देता कि दोस्त आज की वीडियो नहीं आ पाएगी, फ़ोटो खींच के भेज देता, कितना आसान था मेरे लिए। पर उसके बाद भी मैं हिम्मत नहीं हारा, गया, कोशिश किया, और उस तरीके से फिर 2 बजे के बाद वीडियो आई। पर आए तो सही ना, जो बच्चे रात में देखते हैं, या जो उस टाइम नहीं देख पाए, कल देखे, अगले दिन देखे, 2 दिन बाद देखा, तो उनको कुछ तो टॉपिक मिला, वैसे तो उनको कुछ नहीं मिलता। तो प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आने वाली है यार। प्रॉब्लम से कभी घबराना नहीं है, उसका डट कर सामना करना है। इन्होंने जो सलाह दी है ना भाई, वो सलाह बहुत काम की है। इन्होंने ये कहा, इनका इंटरव्यू हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि युवाओं से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी का इंतजार मत करो, अपने काम को करना शुरू कर दो। मतलब आगे बढ़ो, डरो नहीं। इन्होंने जो बात की ना कि आगे बढ़ो, डरो नहीं, वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आपको ये लग रहा हो ना 4 शब्द का, और आप सर आप कह रहे हो कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जी हाँ, वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जब आप उसको रिलेट करना चाहोगे। देखिए, हमारे अंदर होता क्या है, अगर कोई चीज़ हम करना चाहते हैं, और खास करके जो समाज में ट्रेंड चल रहा है उससे हटकर अगर हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो हमें समाज का डर, माँ बाप का डर, यार दोस्त का डर, फैमिली वालों का डर, आसपास के लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत होगी कि नहीं होगी, हम उसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इतना सारा डर लेकर के, इतना सारा बोझ लेकर के तो हम जीते हैं। खास करके हमारे जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके साथ ये दिक्कत और भी ज़्यादा होती है। उनके ऊपर समाज का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने स्वतंत्र फैसले ले ही नहीं सकते। मतलब देखिए, जैसे क्या हो रहा है कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, अच्छी बात है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा। पर अगर अभी हम में से कोई कह दे कि मैं यूपीएससी की तैयारी छोड़ रहा हूँ और मैं कोई और चीज़ करने जा रहा हूँ, तो अभी देखो उसके घर वाले किस तरीके से उसको ट्रीट करना शुरू कर देंगे। मतलब जैसे ऐसा लगेगा कि उसने क्या कर दिया है, उसको नकारा घोषित कर देंगे कि वो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। तो इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप वेट मत करो, डरो मत, ये आपके लिए कोई और नहीं करने वाला, आपको खुद करना है। अब देखिए ना, ये शौक है, और वही कहा जाता है कि जो काम आप कर रहे हैं, या तो उस काम को करना पसंद कर दीजिए, या तो जो आपको पसंद हो वो काम करना शुरू कर दीजिए। यानी कि आप अपना प्रोफेशन वही चुनिए जो आपको पसंद हो, या फिर जिस प्रोफेशन में आप हैं उसको पसंद कर लीजिए। यही चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में बहुत आगे ले जाने वाली हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समाज से लड़ करके अपना पसंदीदा काम करना चाहते हैं, या फिर जिस काम में है उसी को अपना पसंदीदा बना लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। ये देखो ना यार, 79 ईयर्स बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्या है, 18 से 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो हमें लगता है बहुत उम्र होगी, कौन जाएगा बाहर, चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करना गलत बात नहीं है, 6 दिन आपने अगर ईमानदारी से पढ़ाई कर ली ना, तो एक दिन आपका घूमने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है।
थोड़ा बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर भी करिए, अपने आस-पास की चीज़ों के बारे में जानिए, आपका समाज भी है, उसके बारे में भी जानिए। अंततः आपको रहना कहाँ है? आप सातों दिन कमरे में 24 घंटे बंद हो, वैसे नहीं होने वाला सिलेक्शन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देख लेना फैक्ट उठा के। आप सातों दिन 24 घंटे कमरे में बंद है और आफ्टर ऑल आपको जाके काम कहाँ पे करना है? उसी समाज के साथ काम करना है जिस समाज से आप भाग के कमरे में बंद हुए हो। आप कैसे काम करोगे यार? आज से पहले आपने कभी किसी से मिला ही नहीं, 4 लोगों के बीच में खड़े होके कभी आपने बात नहीं की। अगर 4 लोग एक साथ खड़े हैं तो आप बात करने से कतराते हैं, डरते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है। फिर आप कैसे पूरे जिले को सँभाल पाओगे? आप खुद सोच के देखो ना। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी बन रही है? हमारी तो ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसको देखें। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपने 6 दिन पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो आप एक दिन थोड़ा-सा हल्का शेड्यूल रख सकते हैं, थोड़ा-सा लाइट शेड्यूल रख सकते हैं, थोड़ा एन्जॉय कर सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं या जो भी आपको अच्छा लगे। जो भी आपकी हॉबी हो ना, उसके लिए भी टाइम निकालो। ऐसे नहीं चलेगा यार। अगर आप सातों दिन 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा, तो आप समाज को कितना दे पाओगे? तो वही होगा कि आप सैलरी उठा रहे हो और भौकाल बना हुआ है, पर समाज को आप कितना दे रहे हो? और मोटिवेशनल स्टोरीज़ की कमी नहीं है हमारे समाज में, हमारी दुनिया में। आप कहीं भी उठा के देखो, हज़ारों ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ मिल जाएँगी। पर वही है कि जब दूसरे करते हैं, तब हमें मोटिवेशनल लगता है। जब हमारी करने की बारी आती है, तब हम ऐसी चीज़ें करना नहीं चाहते। ये हम सुनते हैं कि उसने बहुत स्ट्रगल किया यार, 2 साल तक स्ट्रगल किया, 4 साल तक स्ट्रगल किया। उसके बाद जाके अब यहाँ पे 1000 लोग जुड़े हैं, 10,000 लोग जुड़े हैं। और हमारी बारी जब आती है, 1 महीने, 2 महीने में ही हमारा मन भटकने लगता है। नहीं होगा, छोड़ दो। कैसे होगा यार? बहुत टफ़ है यार। मुझसे ज़्यादा तेज़-तेज़ लड़के पढ़े हैं यार, कैसे होगा? मैं नहीं कर पाऊँगा। वो तो चौबीसों घंटा पढ़ता है, वो तो चौबीसों घंटे पढ़ती है, उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, छोड़ दो, मुझसे कैसे हो पाएगा? मैं तो थर्ड क्लास रहा हूँ, मैं हमेशा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बिलो एवरेज रहा हूँ, मेरा कैसे होगा? नहीं हो पाएगा यार, मैं तो हमेशा लास्ट आता था, ऐसे कैसे होगा? वहाँ पे तो टॉपर लोग का होता है। अरे यार, सब होगा भैया, आपका पास्ट क्या रहा है डज़न्ट मैटर। आप जो वर्तमान में हो ना, जो आप प्रेज़ेंट में हो, आपका प्रेज़ेंट ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है। ये जो प्रेज़ेंट है ना, यही बीत करके आपका पास्ट बनने वाला है। और यही आपका प्रेजेंट आगे आकर के आपका फ्यूचर बनाने वाला है। तो आपको फोकस कहाँ पे करना है? सिर्फ़ इसी प्रेजेंट पे। जितना ज़्यादा इस प्रेजेंट पे फोकस होगा ना, उतना ही ज़्यादा बेहतर आपकी लाइफ़ होने वाली है। आप आज के 4 साल, 5 साल बाद अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने से जुड़े लोगों को कहाँ देखना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। कि आप देख लो कि आप आज के 4 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो। अगर आप वही चीज़ें करते आ रहे हो, जो आज तक आपने किया है, तो आपको आगे आने वाले समय में रिज़ल्ट भी वही मिलेगा, जो आज तक रिज़ल्ट मिलता रहा है। अगर आप वैसे ही हरकत फ़ॉलो कर रहे हो, तो फ्यूचर में आप वहीं रहने वाले हो, आपके सारे दोस्त आगे बढ़ जाएँगे, आपसे जुड़े सारे लोग आगे बढ़ जाएँगे और वो आपसे बात करना भी बंद कर देंगे। और आज जो आप कर रहे हैं ना, यही बीतेगा और यही पास्ट बनेगा और फिर आप अपने पास्ट को याद करके रिग्रेट करोगे। तो बेहतर यही है ना कि हम आज अपने प्रेज़ेंट पे फ़ोकस कर लें, इसको अच्छा बना लें, हमारा पास्ट भी सुधर जाएगा, हमारा फ्यूचर भी सुधर जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे लेक्चर में और ये आप लोग का क्वेश्चन पीवाईक्यू का। बात की जा रही है संघर्ष का विषाणु एससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइए। अब यहाँ पे विषाणु आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है? जीएस2 का क्वेश्चन है आपका और आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। किसके बारे में बात की जा रही है? एससीओ के बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे 2 चीज़ आपको बतानी है। तो पहले तो ये बताना है कि कुछ मुद्दों को लेकर के यहाँ पे संघर्ष चलता है, यानी कि कुछ मुद्दों को लेकर के विवाद है, कुछ मुद्दों को लेकर के आपस में बनते नहीं है। दूसरा ये बताना है कि इनको सँभालने में, इनको सुधारने में भारत क्या भूमिकाएँ निभा सकता है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए कि उसमें कितने पार्ट्स हैं, वो कहना क्या चाहता है। अब यहाँ पे एससीओ के बारे में बात आ गई, तो कम से कम आपको एससीओ को संक्षिप्त जानकारी तो देनी ही पड़ेगी ना। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसमें टोटल कितने सदस्य हैं और यहाँ पे जो इसका प्रमुख मुद्दा है वो क्या है। जैसे कई सारे संगठन होते हैं जिनका प्रमुख मुद्दा आर्थिक क्षेत्र होता है, कई सारे संगठन होते हैं जिनका प्रमुख मुद्दा होता है व्यापार। इस तरीके से आपको ये भी बताना है कि इसका प्रमुख मुद्दा क्या है। तो कम से कम इतनी संक्षिप्त जानकारी तो आपको देनी पड़ेगी ना एससीओ के बारे में। ऐसा तो है नहीं कि आप एससीओ के बारे में लिखे जा रहे हैं और एससीओ को बता ही नहीं रहे कि एससीओ क्या है, इसकी स्थापना कब की गई थी, किस लिए की गई थी। ये बताए बिना आप काम चला लोगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। ये तो गलत है ना। तो उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे से लिखेंगे। इस आर्टिकल में बात की जा रही है कंबाला के बारे में। कंबाला क्या है? तो ये कर्नाटक का लोक खेल है। अभी 25 और 26 नवंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। इसी नाते ये चर्चा में आ गया है। तो इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं कि कंबाला क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन क्यों लगा दिया था और फिर जब बैन लगा दिया था तो उसके बाद ये चल कैसे रहा है। उसके अलावा इस खेल पर एक इल्ज़ाम ये लगता है कि ये जाति के आधार पर भेदभाव करता है। तो ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं इस आर्टिकल में। यहाँ पर पहले पॉइंट में आपको वही बताया जा रहा है कि 25 और 26 नवंबर को इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। उसके अलावा बताया जा रहा है कि जल्लीकट्टू, बैलगाड़ी रेसिंग और इसके के साथ कंबाला को 2014 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इस पर बैन लगा दिया था। फिर क्या हुआ? फिर जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने कानून में संशोधन किया और कानून में संशोधन करके इसको वैध बनाया और यही वजह है कि ये वर्तमान में चल रहा है। अगर हम बात करें कि कंबाला है क्या,
तो ये तटीय कर्नाटक जिलों में प्रचलित एक लोक खेल है। कहाँ का लोक खेल है? तो ये कर्नाटक का है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ तुलु भाषी बहुसंख्यक हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो आप फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे भैंसों का जोड़ा आपको दिखाया जा रहा है। तो इन भैंसों को जो कीचड़ युक्त ट्रैक होता है, कीचड़ युक्त रास्ता आप कह सकते हैं, उसी में दौड़ाया जाता है। आपने साउथ इंडियन मूवीज में अक्सर ऐसे सीन देखे होंगे, कई बार मुर्गों को लड़ाया जाता है, कई बार कबूतरों की रेस कराई जाती है, या फिर बैल को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारे लोक खेल होते हैं, इसी तरीके का एक ये भी लोक खेल है। तो जो आपको फोटो में दिख रहा है ना, इसी तरीके से भैंसों को दौड़ाया जाता है। और आप समझ ही सकते हैं कि फिर वो चीज इज्जत से जुड़ जाती है, प्रतिष्ठा से जुड़ जाती है। कौन सी फैमिली जीत रही है, कौन सी फैमिली ने जो भैंस भेजी थी, जो लड़ा रहे थे, जो दौड़ा रहे थे, वो जीत रही है, तो एक प्रतिष्ठा के साथ जुड़ जाता है, सम्मान के साथ जुड़ जाता है ये मुद्दा। अगर आप लोग मूवीज देखते होंगे तो साउथ इंडियन मूवीज में आपको अक्सर ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर बैलों की रेस की जा रही है, फिर बैल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, या कबूतरों की रेस हो रही है, या फिर मुर्गों को लड़ाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सीन आपको देखने को मिल जाएगी। और वो सिर्फ एक प्रकार का खेल नहीं होता है, बल्कि उसके साथ उनकी इज्जत भी जुड़ी होती है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। अगर हम बात करें कि कम्बाला कितने प्रकार के होते हैं, तो इसकी 4 श्रेणियाँ होती हैं टोटल, जिसमें से पहली है नेगुली, इसी को हल कहा जाता है। इस श्रेणी में क्या किया जाता है, तो दौड़ के लिए भैंसों को बांधने के लिए हल्के हलों का उपयोग किया जाता है, यानी कि भैंसों को जो बांधा जाता है वो उसके लिए हल्के हल का उपयोग किया जाता है। हल्का हल का प्रयोग करके उसको बांध दिया जाता है। ये आयोजन प्रवेश स्तर के भैंस जोड़ों के लिए है, जो अपनी पहली कम्बाला दौड़ में भाग ले रहे हैं। यानी होता है ना कि पहली बार जो आ रहे हैं, तो चलो उनको थोड़ी सी ढील दे दी जाए, थोड़ा सा छूट दे दिया जाए, क्योंकि इनका पहली बार है। तो इसी तरीके से ये चीज है। इसकी दूसरी श्रेणी है हग्गा। वहां पे इसको हग्गा कहा जाता है और इसका अर्थ होता है रस्सी। अब इसमें क्या किया जाता है, तो भैंसों को जॉकी के द्वारा दोनों भैंसों से बंधी एक रस्सी के साथ दौड़ाया जाता है। जो आपने पिक्चर में देखा था ना, यही सेम चीज, यही है दूसरी कैटेगरी, हग्गा या रस्सी इसी को कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों भैंसों को बांध दिया गया और पीछे से दौड़ाया जा रहा है। और इसमें कई बार डंडे का आप देख सकते हैं, हाथ में डंडा लिया और ये दौड़ाता रहता है। डंडे से कई बार इनको पीटा जाता है, यानी कि प्रताड़ित किया जाता है। और इसी के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था कि जो पशु हैं उनके साथ क्रूरता होती है, इसी के आधार पर बैन लगा दिया था। फिर राज्य सरकार ने इसमें संशोधन किया, और फिर उसके बाद ये अब जाकर के वैध है, और अब ये चल रहा है लगातार। अगर हम बात करें तीसरी श्रेणी कौन सी है, तो अड्डा हलेज कहा जाता है तीसरी श्रेणी को। इसमें क्या होता है, तो प्रतिभागी एक क्षैतिज तख्ते पर खड़े होते हैं, जिसे भैंसें खींचती हैं। कहा जा रहा है कि हग्गा और नेग्युलो के विपरीत, जहां जॉकी जानवरों के पीछे दौड़ते हैं, इस वाली कैटेगरी में, यानी कि हड्डा अड्डा हलेज वाली कैटेगरी में, भैंसें जॉकी को खींचती हुई नजर आती हैं, भैंसें जॉकी को खींचती हैं। चौथी श्रेणी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये केन हालेज, ये चौथी श्रेणी है, जहां भैंसों को लकड़ी के तख्ते से बांधा जाता है। तख्ता जिस पर जॉकी खड़े होते हैं, इसमें 2 छेद होते हैं, जिनके माध्यम से पानी बाहर निकलता है, क्योंकि तख्ते को कीचड़ भरी पटरियों पर घसीटा जाता है। पानी के छींटों की ऊंचाई ही प्रतियोगिता के विजेता का निर्धारण करती है। ये आपका कहाँ पे कवर होगा, तो ये आपका कल्चर वाले पोर्शन में जाकर के कवर होगा। आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कम्बाला के बारे में, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन लगाया था 2014 में, तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने किस बेस पर बैन लगाया था इसके ऊपर, आधार क्या थे, तो वो मुद्दा क्या था, अगर इसके बारे में हम बात करें, तो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा समेत कई संगठनों ने जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में सभी पारंपरिक खेल आयोजनों के खिलाफ याचिका दायर की थी। कम्बाला के खिलाफ शिकायत यह थी कि भैंसों की नाक रस्सी से बांध दी जाती थी, और दौड़ के दौरान जानवर को लगातार कोड़े मारे जाते थे, जो क्रूरता के बराबर था। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जल्लीकट्टू हो गया, कम्बाला हो गया, और जो बैल रेस होती है, बैलगाड़ी दौड़ होती है, इन सब पर बैन लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। फिर राज्य सरकारों ने क्या किया कि अपने यहाँ पर इसका प्रावधान किया, और जो उनके यहाँ पे कानून थे इस खेल से संबंधित, उसमें संशोधन किया, और जो क्रूरता उसको कम किया या लगभग खत्म कर दिया। तब इस नाते अब ये फिर से आयोजन हो रहा है, अन्यथा पता चलता है कि 2014 से लेकर के अब तक बैन ही रहता। कैसे हटाया गया प्रतिबंध, यानी जो बैन लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसको हटाया कैसे गया, क्योंकि अगर हटा नहीं होता तो फिर ये चर्चा में आता नहीं, इसका आयोजन ही नहीं हो पाता। तो बात की जा रही जनवरी 2016 में पर्यावरण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें एक अपवाद बनाया गया था। अब इस अधिसूचना में ये कहा गया था कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, केरल और गुजरात में बैलगाड़ी दौड़ हो गई, और इस तरीके के जहां पर भी पारंपरिक खेलों का आयोजन होता है, जिसमें जानवरों का यूज किया जाता है, तो उनका अभ्यास किया जा सकता है, बस उनके साथ क्रूरता ना की जाए, उनको अच्छे से प्रशिक्षित किया जा सकता है। और इसको हम वैध मानेंगे, इसको अवैध नहीं मानेंगे, ये पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये विभिन्न समुदायों के रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत की मान्यता थी। हालांकि ऐसे खेलों में उपयोग किए जाने के दौरान बैलों के दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए कुछ शर्तों के अधीन एक अपवाद बनाया गया था, यानी कि जो उनको प्रताड़ित किया जाता है, जो कोड़े मारे जाते हैं, फिर जो लगातार दौड़ाया जाता है, नाक में रस्सी बांधी जाती है, उन सारी चीजों को कम से कम यूज किया जाए, जितना न्यूनतम हो सकता है उतना न्यूनतम यूज किया जाए, मिनिमम से मिनिमम यूज किया जाए।
साथ ही राज्य सरकारों ने इन आयोजनों के लिए छूट प्रदान करने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों में भी संशोधन किया था। हालांकि संशोधनों को चुनौती दी गई, लेकिन 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस साल मई में, इस साल यानी कि 2023 में, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा किए गए संशोधनों को बरकरार रखा है। तो यही वजह कि अभी तक ये बात सब चल रहे हैं। अब यहाँ पे इस खेल के ऊपर एक और आरोप लगता है कि जाति के आधार पर भेदभाव करने वाला खेल है। तो ये इस पर आरोप क्यों लगता है? ऐतिहासिक रूप से त्योहार शुरू होने से पहले कोरागा समुदाय के सदस्यों को भेदभाव का सामना करना पड़ा। कोरागा, जिन्हें अछूत माना जाता था, इन्हीं के साथ अतीत में कम्बाला के दौरान दुर्व्यवहार किया गया था। आज भी आलोचकों का तर्क है, खेल को प्रमुख जाति समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि निचली जाति माने जाने वाले लोग आयोजन के हिस्से के रूप में छोटे-मोटे काम करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये कहने वाली बात है नहीं, सिंपल सी बात है कि अगर भैंसों का 2 जोड़ा दौड़ रहा है और फिर वहाँ पे एक जॉकी है, यानी कि एक इंसान है जो इस पे खड़ा हो रहा है या फिर उनको दौड़ा रहा है, तो आप खुद बताओ ना, क्या एक गरीब आदमी इसमें शामिल होगा? उसके पास इतना ही पैसा नहीं है, वो खाना खा पी पाए, अपनी दवा करा ले, भैया वो 2 भैंस ला करके कहाँ से दौड़ाएगा और एक जॉकी कहाँ से खड़ा करेगा? अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? मतलब उसके खाने-पीने का नहीं हो रहा है, उसके बच्चों की पढ़ाई का नहीं हो रहा है, तो वो भैंसों को कहाँ से दौड़ाएगा? आप खुद सोच के देखिए। तो सिंपल सी बात है। और अगर आप देखेंगे, जो छुआ-छूत की बात की जा रही है, तो ये हमारे भारतीय संविधान के द्वारा इसको बैन किया गया है। अगर आप लोग को याद हो कौन-सा आर्टिकल में है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है, तो फिर मैं इसीलिए तो बैठा हूँ ना, बताने के लिए, आप लोग को याद दिलाने के लिए। भारतीय संविधान के भाग 3 में जब हम जाते हैं, तो भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद आता है? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। इसी के अंतर्गत एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें ये कहा गया कि अस्पृश्यता को खत्म करना है, छुआ-छूत को समाप्त करना है। तो आर्टिकल 17 के तहत ये हमारा मौलिक अधिकार है कि अस्पृश्यता के खिलाफ हमें संरक्षण दिया जाए, छुआ-छूत के खिलाफ संरक्षण दिया जाए और छुआ-छूत को समाप्त किया जाए। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है ना, पता तो होगा ही इतना। तो वही चीज़ें हैं बाकी यहाँ पे। अब देखिए, आपको क्या-क्या नहीं बता दिया, मतलब कम्बाला कहाँ का लोक खेल है, एक चीज़ आपको ये पता चल गई। इसके कितने प्रकार हैं, ये पता चल गया। इसके ऊपर बैन क्यों लगा था, ये पता चल गया। और इसके ऊपर जातिगत भेदभाव करने का आरोप लगता है, ये पता चल गया। राज्य सरकार ने क्या किया, ये पता चल गया। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा क्या अधिसूचना जारी की गई थी 2016 में, ये भी आपको पता चल गया। तो अब आप बताओ ना, कौन-सा एस्पेक्ट इसका छूट रहा है? अगर आपसे क्वेश्चन बनता भी है इन फ्यूचर कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो गया, चाहे यूपीएससी हो गया, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो गया, तो क्या ये छूटेगा? के फॉर कंबाला और के फॉर कर्नाटक, सिंपल सा है याद रखने के लिए। तो क्या अब ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा अगर इससे क्वेश्चन बन जाए तो? उम्मीद है कि अब अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यहाँ पे बात की जा रही है एक पुरस्कार के बारे में, पर उसके पहले हम एक और चीज़ जानते हैं। बात की रही है अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था 2023 वाला। इसी के अंतर्गत यहाँ पे ये पुरस्कार दिए गए। तो एनएचपीसी को ये पुरस्कार दिया गया और एनएचपीसी को सेकंड पुरस्कार दिया गया, फर्स्ट नहीं, ये सेकंड पुरस्कार मिला उसको। एनएचपीसी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। तो वही एक छोटी सी न्यूज है, एनएचपीसी को पीआरएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की वार्षिक रिपोर्ट श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ये यूपीएससी के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, वनडे एग्जाम हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली वहां भी आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि सेकंड मिल रहा है, फर्स्ट मिला होता तो शायद चांस बन जाता। उसके अलावा यहाँ पे बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। इनके द्वारा वाडिनार गुजरात में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया गया है। कहाँ पर? तो वाडिनार गुजरात में। उसके अलावा एक छोटी सी न्यूज है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ यहाँ पे बात करिए उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये आपसे शायद ही कभी पूछे, हो सकता है कि स्टेट पीसीएस में पूछ ले, पर जनरली आपसे और कहीं नहीं पूछने वाला है, बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया गया है। इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सुधार करने का समय आ गया। सुप्रीम कोर्ट में सुधार करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुधार क्या करना है? तो सुधार ये करना है कि जैसे आप देखेंगे वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट एक ही है जो कि दिल्ली में स्थित है। तो इनका ये कहना है कि जो दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ संविधान से जुड़े मुद्दे देखे और सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ स्थापित की जाए, रीजनल बेंचेस स्टैब्लिश की जाए और वो लोग अपील के मामला हो गया, जैसे कि हाई कोर्ट ने किसी मामले को भेज दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ, तो ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट की जो क्षेत्रीय पीठ हैं, जो रीजनल बेंचेस है वो देखेंगे और जो संविधान से जुड़ा मुद्दा होगा वो सिर्फ दिल्ली वाले बेंच देखे। ऐसा करके इनका सुझाव दिया गया और यहाँ पे बताया कि इसकी आवश्यकता क्या है और क्या क्या किया जा सकता है। उसके अलावा विधि आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी जिक्र किया गया है, जो विधि आयोग ने सिफारिशें दी थी, तो वो सारी चीज़ आर्टिकल में हम समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो बात की जा रही है कि संविधान के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 3 क्षेत्राधिकार हैं। कौन कौन से? मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है लक्ष्मीकांत, तो उसमें ये चीज़ बहुत क्लियर बताई गई। मूल क्षेत्राधिकार कैसे हो गया? तो जो मामले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है,
कैसे मामले? जैसे आप देखेंगे, जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई मामला हो गया, तो इस मामले को सिर्फ कहाँ ले जाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। इस पर कोई हाई कोर्ट एक्शन नहीं ले सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक्शन ले सकता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है। अपीलीय क्षेत्र क्या होता है? तो जैसे हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया और हम इसके खिलाफ जाकर के अपील करेंगे, तो कहाँ पे करेंगे? सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले हैं। दूसरा, जैसे सलाहकार मामला क्या हो गया यहाँ पे? सलाहकार मामला वो है कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकती है। तो इस तरीके से है। तो ये कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका 3 क्षेत्राधिकार है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इस पॉइंट में वही चीज बताइए, सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय के साथ साथ अपील न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की पीठ बनती है, मैंने आपको आर्टिकल बताया कि कौन सा आर्टिकल के तहत बनती है, अगर आप लोग को याद हो तो आर्टिकल 145(3) के तहत। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इसमें आमतौर पर 5, 7 या 9 न्यायाधीश शामिल होते हैं, जो संवैधानिक कानून से संबंधित किसी विशिष्ट मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं। अच्छा, आप लोग के मन में ये ख्याल नहीं आ रहा कि 5, 7, 9 ये ऐसे ही क्यों रखा गया है, विषम संख्याएं क्यों रखी गई हैं? तो सोचिए ना कि अगर मान लीजिए सम संख्या रख दी, 4 रख दी गई, 6 रख दी गई, 8 रख दी गई, तो क्या होता है? अब यहाँ पे फैसला देने की बात आई, 2 लोग इधर हो गए, 2 लोग इधर हो गए, तो फैसला होगा कैसे? तो फैसला हो सके आसानी से, इस नाते यहाँ पे विषम संख्याओं को रखा गया। अब जैसे 5 है, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि ढाई लोग इधर हो गए, ढाई लोग इधर हो गए, ये चीज नहीं होने वाली है ना। 3-2 से हो सकता है फैसला, 4-1 से हो सकता है फैसला, इसी तरीके से 5-0 से हो सकता है फैसला। तो यहाँ पे इसीलिए रखा गया विषम संख्या, ताकि यहाँ पे जो फैसला देने की बात है, तो यहाँ दिक्कत ना देखने को मिले कि दोनों 2-2 करके 2 तरफ हो गए, अब यहाँ पे फैसले नहीं दिया जा पा रहा है। और जो आर्टिकल 145 है, वो हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि जब भी संवैधानिक बेंच बनेगी, तो उसमें न्यूनतम 5 जज होंगे, मतलब 5 से कम की बेंच नहीं बन सकती, कम से कम 5 जज उसमें शामिल होने चाहिए। और सामान्य मामलों को सुनने के लिए कभी 2 जजों की बेंच बना दी जाती है, कभी 3 जजों की, जैसे ज़रूरत पड़ती है उस तरीके से बना दी जाती है। लेकिन अगर संवैधानिक मामला है, तो उसमें कम से कम 5 जज बैठने चाहिए, और ये आर्टिकल 145 का 3 कहता है, संविधान का हमारे अनुच्छेद जो है। वही चीज़ आपकी इस पॉइंट में लिखी गई है। और उसी का विस्तार आपको इस पॉइंट में बताया गया, जो कि मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया है। जब भी संविधान से जुड़ा कोई मामला आएगा, तो वहाँ पे चाहे वो आर्टिकल 153 के तहत राष्ट्रपति सलाह मांग रहे संविधान से जुड़ी हुई कोई सुप्रीम कोर्ट से, तब भी 5 जजों की बेंच ही नियुक्त की जाएगी। अगर कोई संविधान से जुड़ा मामला होता है, तब भी 5 जज, न्यूनतम 5 जज होने चाहिए। मैक्सिमम हो सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी केस वाइज कि कितने जज बैठाए जा सकते हैं। आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामलों की सुनवाई डिवीजन बेंच किसको कहते हैं? तो 2 न्यायाधीश जिसमें शामिल होते हैं उसको डिवीजन बेंच कहा जाता है। या फिर पूर्ण बेंच किसको कहते हैं? तो जिसमें 3 न्यायाधीश शामिल होते हैं, इनके द्वारा की जाती है। जिसमें फिल्म निषेध या प्रतिबंध या पुलिस आयुक्त द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप जैसे कई विषयों की जांच की जाती है। यानी सामान्यतः या तो 2 जजों की बेंच बनाई जाती है जो सामान्य केस होते हैं सुनने के लिए, या फिर 3 जजों की बेंच बनाई जाती है सामान्य केस को सुनने के लिए। लेकिन जहां पर संविधान से जुड़ा कोई मुद्दा आता है, तो न्यूनतम 5 जजों की बेंच बनाई जाती है, और उसको संवैधानिक पीठ कहा जाता है, संविधान पीठ कहा जाता है। अपने बहुत व्यापक अधिकार क्षेत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निरर्थक जनहित याचिकाओं पर विचार किया है, जैसे कि कुरान से अंशों को हटाने या संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता को हटाने की मांग। तो ये लेखक का ये कहना है, जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है, कि फालतू में सुप्रीम कोर्ट इन मैटर में पड़ रही है। हमारे देश में और भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। अब कुरान से कोई अंश हटाना हो गया, या फिर गीता से कोई अंश हटाना हो गया, या फिर जो प्रस्तावना है जिसमें धर्मनिरपेक्षता लिखा गया, उसको हटाने के मुद्दे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता अगर आप देखेंगे, तो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, और धर्मनिरपेक्षता होना हम किसी भी देश के लिए बहुत गर्व की बात होती है। तो इसको हटाने की जगह सुप्रीम कोर्ट को और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था, लेखक का ये कहना है। यही कारण है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों के समक्ष 79,813 मामले लंबित हैं। तो आपको यहाँ से एक फैक्ट मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, या सुप्रीम कोर्ट के सामने कितने मामले लंबित है? 79,813 मामले। और वर्तमान समय जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है वो 34 है, और यही मतलब उसमें पूरी टोटल सीट जितनी है जजों के लिए, वो 34 ही है। वर्तमान समय में जितनी सीट है उतने जज काम कर रहे हैं, पूरी वैकेंसी भरी हुई है जजों की, खाली नहीं है। इसलिए समझने योग्य है कि शीर्ष अदालत में संरचनात्मक बदलाव की मांग बार बार होती रही है। हाल ही में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायालय की अस्थायी विशेषता के रूप में विभिन्न शक्तियों के संविधान पीठ बनाने के अपने इरादे की घोषणा की है। अब यहाँ पे कहा जाए कि मार्च 1984 में भारत के 10वें विधि आयोग ने प्रस्ताव दिया कि सर्वोच्च न्यायालय को 2 प्रभागों में विभाजित किया जाए। एक तो हो जाएगा संवैधानिक प्रभाग, और दूसरा है कानूनी प्रभाग, यानी कि डिवीजन आप कह सकते हैं, डिपार्टमेंट कह सकते हैं। तो 10वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो काम है, या सुप्रीम कोर्ट को 2 भागों में बांट दिया जाए। एक भाग ऐसा होगा, एक डिवीजन या डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो सिर्फ संविधान से जुड़े मुद्दों को देखेगा। दूसरा डिवीजन ऐसा होगा जो बाकी अन्य कामों को देखेगा। प्रस्ताव में कहा गया कि केवल संवैधानिक कानून से संबंधित मुद्दों को प्रस्तावित संवैधानिक प्रभाग में लाया जाएगा। वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे दोहराते हुए अब इसी चीज को फिर से रिपीट किया गया जो 10वें वित्त आयोग में कही, सॉरी विधि आयोग में कही गई थी ना बात, वही 11वें विधि आयोग ने भी कही थी। 11वें विधि आयोग ने 1988 में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को भागों में विभाजित करने से न्याय अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध होगा, और
वादकारियों को भुगतान की जाने वाली फीस में कमी आएगी। यानी जो 10वें विधि आयोग ने ये सिफारिश दी थी कि सुप्रीम कोर्ट को एक तो बांट दिया जाए संवैधानिक डिपार्टमेंट में, दूसरा बांट दिया जाए कानूनी डिपार्टमेंट में। तो 11वें विधि आयोग ने भी यही बात कही थी कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट को भागों में बांट देते हैं, डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं, तो उससे एक तो मामला जल्दी से निपटेगा, दूसरा ये कि जो फीस लगती है वो भी कम हो जाएगी। उसके अलावा जब फैक्ट चेक किया जाता है तो ये बताया गया कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जो मामले लंबित हैं, ज़्यादातर ऐसे मामले लंबित हैं जो हाई कोर्ट के द्वारा भेजे गए हैं। और कौन सा हाई कोर्ट? ऐसे हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के आसपास स्थित है, ऐसे हाई कोर्ट के मामले ज़्यादातर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि एग्जाम्पल लिए गए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, यानी कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मामला हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट का मामला हो गया। तो इनके मामले ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं। अब आप खुद सोचो ना कि कितनी सिंपल सी बात है। भैया ये सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, इसके आसपास ये सारे क्षेत्र हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, उठा के यहाँ पे केस भेज दिया और सारे लोग यहाँ से या फिर अपील लेकर के पहुंच गए। अब जो बंदा तमिलनाडु का है, वो यहाँ से दिल्ली आने के लिए आप खुद सोच के देखो ना, एक तो वो कैसे कैसे करके हिम्मत कर भी ले, तो 10 बार उसको जाकर डेट मिल रही है, आज से 10 साल बाद डेट मिल रही है, 10 साल लगातार केस खिंच रहा है, तो भाई कितना वो आएगा यार, जितना उसकी फीस नहीं लगनी है सुप्रीम कोर्ट में, जितना उसको न्याय नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा तो उसका शोषण ऐसे हो जा रहा है, आने जाने और रहने खाने पीने में, वही सारी चीजें, उसको कितना दिक्कत होगी। तो इस नाते जनरली क्या होता है कि जो हाई कोर्ट है हमारे साउथ इंडियन स्टेट के, उनके मामले यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आते हो, यहाँ पे यही निपटा लिया जाता है। जबकि जो इसके आसपास स्थित हैं, जैसे दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट हो गया, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट हो गया यानी कि इलाहाबाद, तो इन सब के मामले ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इससे पहले बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी बनाम भारत के मुख्य न्यायाधीश 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय स्थापित करना वांछनीय था, जो विशेष अनुमानित याचिकाओं पर विचार करने में सक्षम होगा। इससे सुप्रीम कोर्ट को केवल संवैधानिक और सार्वजनिक कानून से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने की अनुमति मिल जाएगी, और बाकी के जो अन्य मामले होंगे, जैसे अपीलीय मामले होंगे, हाई कोर्ट कोई मामला भेज रही है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की अन्य बेंच है वो उसको देख लेगी, और जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण नियम है, जो महत्वपूर्ण कानून है, संविधान संशोधन है, उसको देखने का काम सुप्रीम कोर्ट की एक अलग बेंच कर लेगी। तो इस तरीके से काम बढ़ जाएगा, और उनके यहाँ पे अलग काम चल रहा है, इनके यहाँ पे अलग काम चल रहा है अपना, और दोनों अच्छे से लेकर चल पाएंगे, केस बढ़ जाएगा। 79,000 मामले जो लंबित हैं तो दो भाग में बढ़ जाएंगे ना, ऐसे तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है और इसी के ऊपर सारा बर्डन देखने को मिल रहा है। न्यायालय को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में 229वें विधि आयोग की रिपोर्ट 2009 में जो आई थी, इसने क्या कहा था, गैर संवैधानिक मुद्दों की सुनवाई के लिए दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में 4 क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने की सिफारिश की गई थी इसके द्वारा। तो ये सारी चीजें सिफारिश क्यों की जा रही है? क्योंकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर लंबित मामलों का भार बहुत ज्यादा है, बोझ बहुत ज्यादा है, और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे जो छोटे मोटे मामले हैं उस पर लगातार ध्यान देने की बजाय जो बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल बेंच ध्यान दे, बाकी की क्षेत्रीय पीठें स्थापित कर दे, रीजनल बेंचेस एस्टेब्लिश कर दे, और वो इन सारे मुद्दों को देखते रहे जो छोटे मोटे मुद्दे हैं। इससे केस बढ़ जाएगा और उसके ऊपर केस का भार कम हो जाएगा। इसने 4 क्षेत्रीय पीठों में से प्रत्येक क्षेत्र में 6 न्यायाधीशों को अपीलीय जिम्मेदारी लेने की सिफारिश की। नई दिल्ली में एक संविधान पीठ नियमित आधार पर काम करती। अब यहाँ पे जो नई दिल्ली में हमारी सुप्रीम कोर्ट है अभी, वो अपना काम करती है नियमित तौर पर, लेकिन जो क्षेत्रीय ये 4 जगहों पे स्थापित करने की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ, तो इनमें प्रत्येक में 6 न्यायाधीश होते और ये लोग अपना अलग तरीके से देखते, ये लोग अपना काम करते, और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, ये संविधान से जुड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों को देखते, वही बात यहाँ पे की जा रही है। गैर संवैधानिक मामलों के भारी बैकलॉग को क्षेत्रीय पीठों के बीच विभाजित करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संवैधानिक मुद्दों और राष्ट्रीय महत्व के अन्य मामलों को दिन प्रतिदिन के आधार पर निपटाया जा सकता है। सॉरी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि औपनिवेशिक काल के दौरान, औपनिवेशिक काल क्या है, वही जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, 3 सर्वोच्च न्यायालय थे। कौन कौन से? एक तो बंबई में था, दूसरा कोलकाता में और तीसरा मद्रास में। 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए सर्वोच्च न्यायालयों को उच्च न्यायालयों से बदल दिया। यानी कि जो ये सर्वोच्च न्यायालय आपको देखने को मिल रहा था बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में, फिर 1861 में जब कानून आता है तो इनको सर्वोच्च न्यायालय ना कह करके हाई कोर्ट कहा जाने लगा, और अलग अलग क्षेत्रों में हाई कोर्ट स्थापित करने की बात की गई 1861 के अधिनियम के तहत। उसके अलावा फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसने प्रीवी काउंसिल और उच्च न्यायालयों के लिए एक अपीलीय निकाय के रूप में भारत के संघीय न्यायालय का निर्माण किया। यानी जो ये हाईकोर्ट बनाया गया था 1861 के तहत, इसमें क्या किया, तो इसके खिलाफ अगर किसी को अपील करने वो कहाँ पे करेगा, तो संघीय न्यायालय में करेगा। और इस संघीय न्यायालय की स्थापना कौन सा अधिनियम के तहत की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। भारत ने 1949 में संविधान को मंजूरी दी थी, क्या ये भी बताने वाली बात है, तो सबको पता है। कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत के एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद की गई थी। तो जिसको ये एग्जैक्ट डेट नहीं पता थी, अब उसको एग्जैक्ट डेट भी पता है कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। यह अनुच्छेद 130 के परिणाम स्वरूप दिल्ली में अस्तित्व में आया। यानी कि जो आर्टिकल 130 है ये कहता है
कि जो सुप्रीम कोर्ट होगी इस कहाँ पे बैठेगी, तो ये दिल्ली में बैठेगी। हालांकि ये संसद को अधिकार दिया गया है कि ये हटा सकती है, दिल्ली से कहीं अन्य जगह ट्रांसफर कर सकती है अगर चाहे तो। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो दिल्ली की जगह बेंगलुरु हो गया, कोलकाता हो गया, तमिलनाडु, कहीं पर भी ट्रांसफर करने का अधिकार दिया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई समेत 8 जज शामिल थे। फिर जैसे जैसे काम बढ़ता गया, बोझ बढ़ता गया, वैसे वैसे जजों की जो संख्या वो भी बढ़ाई गई। और जजों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 1950 में 8 से बढ़ा करके 1956 में कितने कर दी, तो 11 कर दी। 1960 में कितने जज कर दिए गए, तो 14 कर दिए गए। 1978 में 18 जज कर दिए गए। 1986 में 26 जज कर दिए गए। 2009 में 31 और 2019 में 34 जज कर दिए गए। और अभी जो 2023 चल रहा है ना, इसमें 34 के 34 जज अपने अपनी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, एक भी पोस्ट खाली नहीं है। अत्यधिक बोझ से लदी अदालत के बारे में अगर हम बात करें, यानी अदालत के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है। आज का सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक वर्ष 5 या अधिक न्यायाधीशों की संविधान पीठों के माध्यम से लगभग 8 से 10 निर्णय करता है। यानी कि एक साल में सिर्फ कितने निर्णय आ रहे हैं, 8 से 10 निर्णय। हमारे पास लंबित मामले कितने, 79,000 के आसपास। तो आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि ये मुख्य रूप से अपील अदालत के रूप में कार्य करता है। आप भी देखेंगे कि अगर हाईकोर्ट ने कोई फैसले दे दिया, चाहे वो राज्य सरकार के खिलाफ हो गया या फिर केंद्र सरकार को डांट लग गई, मतलब कुछ भी होगा, कोई भी फैसला होगा, जो भी हाईकोर्ट में जाता है, फिर क्या करते हैं, फिर उसको उठा करके हम अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर हम जाके अपील करेंगे। सीधा ये बोलते हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि वर्तमान समय सुप्रीम कोर्ट के पास अपील का इतना ज्यादा मामला हो गया, इतना ज्यादा मामला हो गया कि मुख्य रूप से ये इसी के ऊपर काम कर रहा है। और संविधान से जुड़े जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं उस पर ध्यान देने का कम समय मिल रहा है। 2022 में जारी किए गए 1263 फैसलों में से केवल 4 संविधान पीठ द्वारा जारी किए गए थे। यानी कि 1263 फैसले आए थे 2022 में, जिसमें से सिर्फ 4 ही ऐसे थे जो संविधान पीठ के द्वारा, यानी कि न्यूनतम 5 जजों की जो बेंच बनती है आर्टिकल 145(3) के तहत, उसके द्वारा ये फैसले लाए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के साथ साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच मामलों की सुनवाई करता है। अब वो दीवानी मामला हो गया, आपराधिक मामला हो गया, कोई सा भी मामला हो गया, यानी कि देखिए क्या होता है, या तो केंद्र और राज्य का विवाद हो गया तो कौन देखेगा, तो भी सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और आपका मध्य प्रदेश हो गया, अभी 3 लोगों में विवाद है किसी चीज को लेकर के, तो फिर ये भी सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का ये भी कर्तव्य है कि अगर राष्ट्रपति कोई सलाह मांगते तो सलाह दे, जैसे कि आर्टिकल 143 के तहत। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो भी सीधा पहुंच जाता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। इस नाते तो उसको मूल अधिकार कहा गया है क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटी दी गई है, हमारे संविधान के द्वारा गारंटी दी गई है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसका रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट उसको लागू करवाएगा। तो ये भी है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम चाहे तो हाई कोर्ट जाए, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगा कि पहले हाई कोर्ट होकर के आओ, तो मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उसी तरीके से कहा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य को विभाजित किया जा सकता है ताकि एक अंतिम अपील न्यायालय और एक अस्थायी संविधान पीठ हो। यानी इनका ये कहना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय सॉरी, उसके काम को बांट दिया जाए। एक तो ऐसा बेंच बनाया जाए जो जहां पे अपील करने के लिए वो अंतिम बेंच हो, यानी कि अगर आपने यहाँ पे अपील कर ली, अब इसके ऊपर अपील करने की कोई जरूरत नहीं, ये लास्ट है, इससे ज्यादा अपील करने के लिए आपको प्रावधान नहीं दिया जाएगा। ये लास्ट अपीलीय प्राधिकरण बना दिया जाए, अपीलीय न्यायालय बना दिया जाए। और दूसरा यही जो सुप्रीम कोर्ट है इसी को बांट करके दूसरा क्या बना दिया जाए, जो अस्थायी संविधान पीठ हो, यानी कि यहाँ पे सिर्फ संविधान से जुड़े मुद्दे देखे जाए। आर्टिकल 145(3) के तहत जो भी मुद्दा आता है उसको देखा जाए, जो बेंच बनती है वो ऐसे बेंच अस्थायी रूप से बनी रहे। इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा ये है कि जो संवैधानिक अधिकार के तहत दायर मामले होंगे उसको एक अलग बेंच देख रही है, और जो अन्य मामले जैसे कि अपीलीय मामला हो गया, समीक्षा का मामला हो गया, यानी कि हाईकोर्ट ने कोई फैसला दिया, अब उसके बारे में रिव्यू करना है कि वो फैसला सही था या नहीं था, तो एक अलग बेंच देख रही है। और संविधान से जुड़ा कोई मुद्दा है वो अलग बेंच देख रही है। तो दोनों का काम बढ़ जाएगा, दोनों के लिए आसान हो जाएगा, दोनों के ऊपर बोझ भी कम पड़ेगा। वही बातें यहाँ पे की जा रही है। एक संविधान पीठ वी वसंत कुमार बनाम HSC भाटिया इन मुद्दों का विश्लेषण कर रही है और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने के नागरिक के मूल अधिकार की रक्षा के उपायों पर विचार कर रही है। सीजीआई के मार्गदर्शन में अदालत की कई अपील पीठों को क्षेत्रीय पीठों के रूप में नामित करके सर्वोच्च न्यायालय में इस संरचनात्मक अंतर को दूर करने का अवसर है। देखिए सॉरी फ्रेंड्स, मुझे सब ठीक लगा, ठीक है, पर जो एक चीज ये भूल गए हैं, जो मतलब मुझे लगता है कि पर्सनली ऐसा होना चाहिए था। आप बताओ, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, यहाँ पे जितनी भी कार्रवाई होती है वो कौन से भाषा में होती है, इंग्लिश में। भैया मतलब ये आप खुद सोच के देखो ना कि क्या ये एक तरीके से भेदभाव नहीं है, क्या आर्टिकल 15 का हनन नहीं है, पर वहां पे सुप्रीम कोर्ट का ध्यान ही नहीं जा रहा है। यार सिंपल सी बात है ना कि मेरा केस चल रहा है, ये मैं हूँ वादी, मेरा केस चल रहा है, यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बैठे हैं, ये वकील हैं एक और ये दूसरे वकील हैं, ये मान लीजिए मेरा वकील है। भाई मेरा वकील मेरे जज से क्या कह रहा है मुझे पता ही नहीं है, केस मेरा है, ये इंग्लिश बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, मेरे को इंग्लिश नहीं समझ आ रही, ये भाई सब जज को बता रहा है। मान लो कि मैंने इनसे कहा कि मैंने ये गुनाह नहीं किया है, और यहाँ पे ये वकील कह दे जैसे कि सर मेरा मुवक्किल जो है, मेरा क्लाइंट जो है, ये कबूल कर रहा है कि इसने गुनाह किया है। भाई मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा यार, मतलब कुछ भी बोल लो आप। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात रखना चाहता है
तो उसके लिए अनुवादक रखें वहाँ पे यार। और अब तो ऐसी-ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि अनुवादक रखने की भी ज़रूरत नहीं है, हेडफ़ोन लगाते हैं ना, वो फिर उसमें अपने आप ट्रांसलेशन होता रहता है। तो कम से कम मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए अपनी भाषा में ना, क्षेत्रीय भाषा में। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ़ हिंदी की, क्षेत्रीय भाषा में। मान लो कोई मलयालम भाषा बोलता है, उसको इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आ रही, उसको हिंदी भी समझ नहीं आ रही और उसी का केस चल रहा है, कोई इंग्लिश में उसका केस लड़े जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि वो क्या कह रहे हो। फिर भैया और ख़ास करके जो हमारा गरीब तबका समाज का, उनको तो इंग्लिश बहुत दूर-दूर तक नहीं पता है। पता चल रहा है कि दोनों वकील आपस में मिलकर के समझौता कर ले रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं रहा कि आप क्या कह रहे हो, कर लिया समझौता। यहाँ पे जज साहब भी फैसला सुना दिए, पता चल रहा है कि मैं एक तरफ चिल्ला रहा हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया और जज साहब कह रहे हैं कि इनको 7 साल की सज़ा हो गई। उसके बाद सब हँस रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मैं तो छूट गया, मैं भी खुश हूँ, मैं भी हँसे जा रहा हूँ सबके साथ और फिर मुझे सज़ा हो जा रही है। तो ये गलत है कि आप खुद सोचो ना, यार हमारे सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, खास करके जो हमारे सीजेआई साहब हैं, ये बहुत एक्टिव मोड में रहते हैं, बहुत एक्शन में रहते हैं, तो इनको थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि इस मामले के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। जो क्षेत्रीय भाषा है उसका भी प्रयोग थोड़ा-सा बढ़ाया जाए, ना सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में बल्कि उच्च न्यायालयों में भी, ताकि आदमी अपनी बात तो रख सके, जिसका मामला है कम से कम वो अपनी बात तो कह सके। दोस्तों इस आर्टिकल में बात की जा रही है आईएलओ द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बताया कि जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी क्या-क्या चिंता हो सकती है और उनकी मौतों को लेकर के इसमें बात की गई कि किस नाते कितनी मौतें देखने को मिल रही हैं। तो ये छोटा-सा आर्टिकल है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो आईएलओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, इनके द्वारा अगर कोई डेटा दिया जाता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्थाएँ हैं, इनका डेटा बहुत मायने रखता है। तो चलिए हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ द्वारा तैयार की गई एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि काम से संबंधित दुर्घटना और बीमारियों के कारण हर साल वैश्विक स्तर पर लगभग 30 लाख श्रमिकों की मौत हो जाती है। अब इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी वातावरण के लिए एक आह्वान। ये इसका शीर्षक है। इसमें क्या बताया कि लगभग 30 लाख श्रमिक हर साल मर जाते हैं। किसकी वजह से? जो काम से संबंधित दुर्घटना होती है और जो बीमारी होती है उसके कारण। जैसे आप देखेंगे कई सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे काम करना ईज़ी नहीं होता है। कहीं पे धूल-धुआँ उड़ रहा है, कहीं पे और ज़्यादा पॉल्यूशन है या फिर कहीं पे एस्बेस्टस है, कहीं पर आप देखेंगे लेड मिलता है, उसके अलावा काम करना है या फिर जैसे कोई माइनिंग क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई कोयले के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो धूल जाकर के फेफड़े में इकट्ठा होती है और फिर उससे बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलती है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। लगभग 30 लाख श्रमिक हर साल मर जाते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। और इनमें से भी 63% से अधिक मौतें एशिया प्रशांत क्षेत्र में दर्ज की गई हैं। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 63% से अधिक मौतें देखने को मिल रही हैं। लंबे समय तक काम करने के घंटों यानी कि प्रति सप्ताह 55 घंटे या उससे अधिक, इसका जोखिम सबसे बड़ा हत्यारा था यानी कि जो सबसे बड़ा कारण रहा है, तो ये रहा है कि बहुत अधिक काम करना, बहुत देर तक काम करते हैं क्योंकि मज़दूर हैं, श्रमिक हैं, उनकी एक लिमिट होनी चाहिए ना। यार शारीरिक क श्रम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि शरीर की भी अपनी एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी से बाहर जाएँगे तो दिक्कत तो देखने को मिलेगी ही। 2016 में लगभग 7.45 लोग इससे मर गए थे यानी कि ओवर टाइम कराया गया था इनसे। जितना काम करना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा काम कराया गया था घंटों में, तो इस नाते मौत हो गई थी और 2016 में ये आंकड़ा कितना था? 7.45 लोग इस वजह से मर गए थे। इसके बाद स्थान आता है व्यावसायिक कड़ पदार्थ। जैसे आप देखेंगे गैस हो गई, धुआँ हो गया, इससे 4.5 लाख मौतें हुई थी और व्यावसायिक संपर्क में आए चोटें, यानी कि जो चोट लगती है उसके नाते तो 3.63 लाख मौतें उसकी वजह से देखने को मिली थी। ये रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? मैंने आपको बता ही दिया है। और इस रिपोर्ट को लेकर के चर्चा होने वाली है। कहाँ पे चर्चा होगी? तो जो 23वीं विश्व कांग्रेस रखी गई है, कहाँ पे रखी गई है? सिडनी में। तो यहीं पे चर्चा होगी, वही बताएगी इस पॉइंट में। रिपोर्ट में कहा गया कि खनन और उत्खनन, निर्माण और उपयोगिता क्षेत्र वैश्विक स्तर पर 3 सबसे खतरनाक क्षेत्र हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक, ये हमारी तरफ से जो भाग लेने वाले, उनका नाम है राजेंद्र कुमार। ये सम्मेलन में भाग लेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व यही करेंगे। आईएलओ सम्मेलन यानी आईएलओ के जो भी सम्मेलन है, जो भी इसके सुरक्षा प्रोटोकॉल है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक 187 सदस्य देशों में से 79 देशों ने आईएलओ व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन नंबर 155 का अनुमोदन किया है, जबकि 62 देशों ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन 2006 नंबर 187 के लिए प्रमोशनल फ्रेमवर्क का अनुमोदन किया है। भारत ने दोनों का ही अनुमोदन नहीं किया है और अभी तक 41 श्रमिक हमारे उत्तराखंड में फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी सुरंग ढहने से 41 श्रमिकों के फंस जाने की घटना के मद्देनजर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार से सम्मेलनों की पुष्टि करने का आग्रह किया है। उसके अलावा इस पॉइंट में ये बताया कि जो ये दोनों सम्मेलन है, अगर हम इसको अनुमोदन करते हैं, इसको लागू करते हैं, तो ये मजदूरों के मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देगा, मजदूरों की सुरक्षा को बढ़ावा देगा। इसमें कहा गया कि काम से संबंधित इन मौतों से अधिकांश 26 लाख काम से संबंधित बीमारियों के कारण हुई, जबकि कार्य दुर्घटनाओं के कारण 3.3 लाख मौतें देखने को मिली हैं। यानी जो भी काम करने के नाते उनको बीमारी देखने को मिली है, उसके नाते 26 लाख मौतें हुई हैं और दुर्घटना के कारण 3.3 लाख मौतें देखने को मिली हैं। कौन सी दुर्घटना? ये रोड दुर्घटना के बारे में बात नहीं की है। जैसे काम करे किसी फैक्ट्री में, तो किसी के ऊपर कोई मशीन गिर गई या किसी का हाथ कट गया या किसी को और कहीं चोट लगी, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ऐसी दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, उसके नाते 3.3 लाख मौतें देखने को मिली हैं। इसमें कहा गया है जिन बीमारियों के कारण काम से संबंधित अधिकांश मौतें हुई हैं, वे संचार संबंधी रोग,
घातक नियोप्लाज्म और श्वसन संबंधी रोग थे। उसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि क्रोमियम के व्यावसायिक जोखिम के कारण श्वास नली, ब्रोंकस और फेफड़ों के कैंसर की दर 2000 और 2016 के बीच दोगुनी हो गई है। इस विषाक्त के संपर्क के कारण होने वाली मेसोथेलियोमा में 40% की वृद्धि देखने को मिली है आपको। 2000 और 2020 के बीच गैर मेलेनोमा त्वचा कैंसर की दर 37% से अधिक बढ़ गई है। इसमें कहा गया कि दूसरी ओर अस्थमा और पार्टिकुलेट मैटर गैसों और धुएं के संपर्क में आने से होने वाली मौतों में 20% से अधिक कमी देखने को मिली है। रिपोर्ट में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांत और अधिकार की 5 श्रेणियों की भी सिफारिश की गई है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताया गया वो आप यहाँ से देख सकते हो और आप इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो 5 श्रेणियों की सिफारिश की गई है, 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? तो संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की प्रभावी मान्यता। संघ क्या है? यहाँ पे केंद्र सरकार की बात नहीं की जा रही, जो यूनियन ट्रेड होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। सभी प्रकार के जबरन या अनिवार्य श्रम का उन्मूलन, बाल श्रम का उन्मूलन, रोजगार और व्यवसाय के संबंध में भेदभाव का उन्मूलन और एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो क्रिस्टोफर लक्सन ने। 2023 का बुकर प्राइज किसको दिया गया? तो पॉल लिंच आप कह सकते हैं, फिर लिंक कह सकते हैं। ये भाई इंग्लिश वर्ड है ना, तो ऐसे होता ही है कि वहाँ पे क्या पढ़ा जाए, कई बार वो कंफ्यूजन, तो आप इसको देख लीजिए, पॉल लिंच वैसे कहिए। इनको 2023 का बुकर प्राइज दिया गया। एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ बुकर प्राइज है। दूसरा होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो बस आपको ये इतना याद रखना है। दोस्तों आप लोग को पता है कि जो उत्तराखंड में टनल यानी कि सुरंग जो कोलैप्स की थी, उसके बाद हमारे मजदूर वहाँ पे काफी लंबे समय से फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए अलग अलग तरकीबें अपनाई जा रही हैं। और उसी प्रोसेस में हमने एक मशीन का भी यूज किया था, पर वो मशीन भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाई, उसको भी लेके दिक्कतें हो गई। तो अब यहाँ पे इन मजदूरों को निकालने के लिए जो हम तरीका अपनाने जा रहे हैं उसी का नाम है रैट होल। अब रैट होल तरीका हम अपनाएंगे, तो इस आर्टिकल में हम जानने वाले कि रैट होल तरीका क्या है और रैट होल तरीके से संबंधित चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं, इसमें और क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, पर्यावरण संबंधी चुनौती क्या है और इसको बैन क्यों किया गया था, और ये सारी चीजें क्या है इस आर्टिकल में हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले इसकी फोटो। आप ये देखो, वैसे नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, रैट होल यानी कि चूहे जैसे छेद बनाते हैं, बिल बनाते हैं, तो उसी के बारे में ये बात की जा रही है। तो उसी तरीके से ये भी है, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि चूहों की तरह बिल बनाने की बात की जा रही है। पर ये बिल बनाई क्यों जाती है? तो दोस्तों ये बिल बनाई जाती है खनिज निकालने के लिए, खास करके कोयला निकालने के लिए। तो होता है क्या कि अगर जमीन के अंदर थोड़ा गहराई में जाकर के कोयला मिलता है, जहाँ पे मशीनें जनरली यूज नहीं की जा सकती, तो वहाँ पे ऐसे सुरंग खोदी जाती है और बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी सुरंग नहीं खोदी जाती है, सिर्फ इतना खोदी खोदी जाती है कि अच्छे से एक इंसान उतर सके और उसमें से कोयला निकाल के ला सके। इतना ही मोटी लंबी चौड़ी इतनी ही सुरंग खोदी जाती है। तो आप यहाँ से उस फोटो को भी देख सकते हैं और यहाँ पे ये जो कोयला ला करके इकट्ठा किया गया है इसको भी देख सकते हैं। जनरली होता क्या है, क्योंकि सुरंग बहुत ज़्यादा लंबी है नहीं और बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो इसमें जनरली बच्चों को भेजा जाता है और इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता देखने को मिलती थी। और उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है मेघालय जिसका नाम है, वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले थे और इस तरीके से इलीगल के रूप में भी ये काम करती थी, क्योंकि चूहे के तरीके से ये बिल खोद दी गई, सुरंग बना दी गई। अब यहाँ पे सरकारी अधिकारी लगातार तो तैनात रह नहीं सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि सरकारी अधिकारी यहाँ पे तैनात हैं, कोई दूसरी तरफ से जाकर के चूहे की बिल की तरीके से खोद ले और यहाँ पे जाकर के कोयला निकालना शुरू कर दे। छोटे बच्चे हैं, लगेगा कि खेल रहे हैं और यहाँ पे जाकर के कोयला निकालना शुरू कर दे, तो अवैध तरीके से भी इसको यूज किया जा रहा था, इस नाते इसको बैन करना पड़ गया था। और भी बहुत सारी दिक्कतें थी, तो इस आर्टिकल में हम यही जानने वाले हैं कि रेड होल तकनीक क्या है और इससे संबंधित चुनौतियाँ क्या है। यहाँ पे चर्चा में हुई तो वही चीजें बताई गई कि जो सिलक्यारा बारकोट सुरंग है, इसमें फंसे 41 श्रमिक अभी तक निकल नहीं पाए हैं और जो ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था मशीन के द्वारा, तो मशीन की ब्लेड टूट गई थी और उसमें फंसी थी, फिर उसको काट काट करके निकाला गया है और बड़े धातु के टुकड़ों के कारण मशीन की ड्रिलिंग में बाधा आ रही है और बर्मा टूट गया है। मतलब वो सारी चीजें बताई गई हैं। और बचाव कर्मी जो हैं अब वो क्या करेंगे, तो अब चूहे छेद खनन, देखो यार आप नाम देखो ना कि कितना डिफरेंस हो गया, चूहे छेद खनन। अब इसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत लगेगी। ऐसा नहीं कि आप लिख नहीं सकते हो, पर वही है कि जो आपके कॉपी चेक कर रहा है क्या उसको ये बात समझ आएगी कि चूहे छेद खनन क्या विधि है। तो इस नाते कहीं के जो टेक्निकल वर्ड्स है ना, आप उसको इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हो, जो आंसर चेकर है वो कुछ नहीं बोलेगा। पर यही आप जैसे आप चूहे छेद खनन लिख करके आ गए, उसको समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, तो नंबर किसका कटेगा? आप ही का। तो अगर आप चूहे छेद खनन लिख भी रहे हो तो ब्रैकेट में रैट होल माइनिंग लिख देना, या फिर डायरेक्टली आप रैट हो ऐसे करके लिख सकते हो, रैट होल इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। पर जब भी आप इस तरीके से लिखेंगे ना रैट होल करके, तो ऐसे यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे, ठीक है? इस तरीके से आप लिखेंगे। आंसर राइटिंग का तरीका बता रहा हूँ ठीक है ना? और नहीं तो आपको चूहे छेद खनन ही लिखना है। आप बहुत ज़्यादा हिंदी प्रेमी हैं, आप अपना नंबर रिस्क लेना चाहते हैं, तो भैया रिस्क मत लो, ब्रैकेट में से रेड होल माइनिंग लिख देना। इसके अभ्यास का उपयोग करके शेष कुछ मीटरों में ड्रिल करने की योजना बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप जानेंगे रेड होल खनन क्या है। रेड होल खनन मेघालय में प्रचलित संकीर्ण
क्षैतिज सीमों से कोयला निकालने की एक विधि है। ये जो शब्द है चूहे का बिल, जमीन में खोदे गए संकीर्ण गड्ढों को संदर्भित करता है, जो कि गड्ढा आपने पहले ही देख लिया है, ये है गड्ढा। आमतौर पर एक व्यक्ति के उतरने और कोयला निकालने के लिए इसमें पर्याप्त जगह होती है, पर्याप्त बड़ा होता है। एक बार गड्ढा खोदने के बाद खनिक कोयले की परतों तक पहुंचने के लिए रस्सियों या बांस की सीढ़ियों का उपयोग करके उतरते हैं उसके अंदर, और फिर वहां से कोयला लेकर के आते हैं। फिर कोयले की गैंती, फावड़े और टोकरियों जैसे आदिम उपकरणों का उपयोग करके मैनुअल रूप से निकाला जाता है। रेट होल खनन मोटे तौर पर दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है साइड कटिंग प्रक्रिया। इसमें क्या किया जाता है, तो पहाड़ी ढलानों पर संकीर्ण सुरंगें खोदी जाती हैं और श्रमिक कोयले की परत मिलने तक अंदर जाते हैं। जब तक कोयले की परत नहीं मिलती तब तक ये लोग खुदाई करते रहते हैं, अंदर जाते रहते हैं। जैसे परत मिल जाती है फिर वो उसको बंद कर देते हैं, वहां से कोयला निकालना शुरू कर देते हैं। दूसरा प्रकार इसका क्या है, तो चूहे छेद खनन में, दूसरे प्रकार के चूहे छेद खनन में, जिसे बॉक्स कटिंग कहा जाता है, इसको बॉक्स कटिंग भी कहा जाता है। एक आयताकार उद्घाटन किया जाता है जो 10 से लेकर के 100 वर्ग मीटर तक होता है, और उसके माध्यम से 100 से लेकर के 400 फीट गहरा एक ऊर्ध्वाधर गड्ढा खोदा जाता है। एक बार कोयले की परत मिल जाने के बाद चूहे के बिल के आकार की सुरंगें क्षैतिज रूप से खोदी जाती हैं, जिसके माध्यम से श्रमिक कोयला निकाल सकते हैं। देखिए होता क्या, मान लीजिए पूरा ऐसे जमीन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले यहाँ पे आयताकार गड्ढा खोद लेंगे, अब इसके बाद फिर इस तरीके से गड्ढा खोदना शुरू करेंगे नीचे की तरफ। ये दूसरी विधि है। पहली विधि क्या है, पहली विधि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यही आपकी रैट होल खनन विधि। अब इससे जुड़ी चुनौतियां क्या क्या है, इससे जुड़ी चिंताएं क्या क्या, अगर उसके बारे में हम बात करना चाहें तो पर्यावरण एवं सुरक्षा संबंधी चिंता। रैट होल खनन से महत्वपूर्ण सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरे पैदा होते हैं। खदानें आमतौर पर अनियमित होती हैं, जिनमें उचित वेंटिलेशन, संरचनात्मक सहायता या श्रमिकों के लिए सुरक्षा गियर जैसे सुरक्षा उपायों का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त खनन प्रक्रिया से भूमि क्षरण, वनों की कटाई और जल प्रदूषण भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा खतरनाक कामकाजी परिस्थितियां हो गई, पर्यावरणीय क्षति और चोटों और मौतों के कारण होने वाली कई दुर्घटनाओं के कारण गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा है इस विधि को। अधिकारियों द्वारा ऐसी प्रथाओं को विनियमित या प्रतिबंधित करने के प्रयासों के बावजूद वे अक्सर आर्थिक कारकों और स्थानीय आबादी के लिए व्यवहार वैकल्पिक आजीविका की अनुपस्थिति के कारण बनी रहती हैं। इस पर कब प्रतिबंध लगाया गया था और क्यों लगाया गया था, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, इसने 2014 में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और 2015 में प्रतिबंध को बरकरार रखा, फिर से इसको सही माना। एनजीटी ने कहा यह भी सूचित किया गया है कि ऐसे कई मामले हैं जहां बरसात के मौसम के दौरान चूहे छेद खनन के कारण, यानी कि वही रेट होल माइनिंग के कारण, खनन क्षेत्रों में पानी भर गया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों सहित कई लोगों की मौत हो गई। यह आदेश मेघालय के संबंध में था, जहां कोयला खनन के लिए एक प्रचलित प्रक्रिया बनी हुई है। इसके बाद राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में काट कर डिस्कस किया है, तो वही अपील वाली बात आ गई ना कि अपीलीय क्षेत्र अधिकार और अपील के मामले बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलते हैं, वही चीज़ आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे पूरा मुद्दा क्या होता है, जैसे आप ये फोटो देखो, इन्होंने रेट होल खनन कर दी, माइनिंग करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये चट्टान की परत होती है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत मजबूत परत है और वो लगातार टिकी रहेगी, किसी भी स्थिति में गिरेगी नहीं। तो कई बार ये जो छत होती है ना यहाँ पे, ये गिर जाती है और श्रमिक अंदर के अंदर ही रह जाता है, दब जाता है, फिर वो बाहर ही नहीं आ पाता कभी। और इसमें खास करके बच्चों का प्रयोग किया जाता है, तो एक तो चाइल्ड लेबर को बढ़ावा मिल रहा है, दूसरा जो श्रमिक है उसकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है। उसके अलावा जब आप यहाँ पे इस तरीके से सुरंग खोद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो आसपास का जैव विविधता है वो भी क्षरण हो रहा है, जो पर्यावरण है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और उन सब के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कमेंट करने में शर्म आ रही है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ये मेल आईडी है, यहाँ पे भेज सकते हैं। मैं तो हमेशा हूँ ही। यहाँ पे बात कर रही है डेविस कप के बारे में। ये जो डेविस कप है वो टेनिस खेल से संबंधित है और इसको इटली ने जीत लिया। किसको हरा करके, तो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। इटली ने पहली बार इस खिताब को कब जीता था, 1976 में जीता था और ये इटली का दूसरा खिताब है। अगर आप खिलाड़ी का नाम देखना चाहते हैं तो एलेक्स डिमिनोर, ये हैं खिलाड़ी इटली के जिन्होंने जीता। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो मलागा स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ इसमें। उसके अलावा एक ये छोटी सी न्यूज है, अगर आपसे इससे कोई क्वेश्चन बनने वाला तो यूपीएससी में नहीं बनेगा, स्टेट पीसीएस या फिर वनडे में बनेगा। और अभी क्या पूछेगा कि जो आदित्य अशोक है ये किस खेल से संबंधित है, ये नहीं पूछने वाला कि इन्होंने कौन सा खिताब जीता है, कौन सा कब जीता है। वैसे अगर आपको जानना है तो एक बार इसको पढ़िएगा। बात करें लेडीज यूरोपियन टूर के बारे में, कहाँ पे हो रहा था, स्पेन में हो रहा है ये टूर्नामेंट। इसमें इन्होंने दूसरा अपना खिताब जीता है, दूसरा अवार्ड जीता है। बाकी एक बार इसको पढ़िएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आपसे पूछे हुए तो उनके खेल के बारे में पूछा कि किस खेल से संबंधित है। खो खो सीजन 2 कहाँ पे होने वाला है, उड़ीसा में होने वाला है। बस इतना ही है इसमें। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं महिलाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में। तो यहाँ पे ये बताया, एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि दुनिया भर में 2022 में 88,900 महिलाओं और लड़कियों को जानबूझकर सिर्फ इस आधार पर मार दिया गया, किस आधार पर, लिंग के आधार पर।
और दोस्तों आपने देखा होगा कि ऐसे जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि सुसाइड वाला जो आर्टिकल था, तो महिलाओं से संबंधित कोई मुद्दा हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई मुद्दा हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जुड़ा कोई मुद्दा हो गया, या फिर पर्यावरण से जुड़ा जुड़ा कोई मुद्दा हो गया, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। बात की जा रही है संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ऑन ड्रग्स एंड क्राइम और यूएन महिला के एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि 2022 में लिंग संबंधी कारकों के आधार पर दुनिया भर में लगभग 88,900 महिलाओं और लड़कियों को जानबूझकर मार दिया गया था। पिछले 20 वर्षों में एक वर्ष में इस तरह की मौतों की यह सबसे अधिक संख्या है। चार्ट एक दुनिया भर में लिंग संबंधी कारणों से महिलाओं या लड़कियों की वर्षवार हत्या या महिला हत्या को दर्शाता है। अब आप बोलेंगे चार्ट एक कहाँ है, तो लो चार्ट एक देख लो। 2000 में कितने हत्याएं थी, तो 86,000। फिर उसके बाद ये ग्राफ कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कभी बढ़ा कभी घटा, लेकिन 2022 में अगर हम देखते तो 88,900 हो गया। यानी आप देख सकते हैं कि 2000 में 86,000 हुई थी। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो ये 2001-2 के आसपास 88,000, लेकिन इस बार जो है 2022 में ये सबसे ज्यादा मामला देखने को मिल रहा है, 88,900 हत्याएं हुई हैं। तो ये चार्ट एक था। लगे हाथ चार्ट दो भी देख लीजिए। चार्ट देखने और बनाना सीख लीजिए, वो बहुत काम आने वाला है। अगर आप चार्ट बना देते हैं ना एग्जाम में, तो एग्जामिनर आपको एक आध नंबर दे ही देगा, और एक नंबर का मतलब है आप आईएएस बन सकते हो एक नंबर से। आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। एक नंबर से आप 10 रैंक आगे पीछे हो सकते हो, तो बहुत मैटर करता है। चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, ये सारी चीजें बनाने देख लीजिए, सीख लीजिए। नवंबर में प्रकाशित महिलाओं और लड़कियों की लिंग संबंधी हत्याएं, स्त्री हत्या शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 2022 में दुनिया भर में हत्याओं की कुल संख्या में कमी आई है, जबकि नारी हत्या में वृद्धि हुई है। यानी कि अगर हम कुल हत्या देखते हैं तो उसमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम स्त्री हत्या देखते हैं, नारी हत्या देखते हैं, तो उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। सामान्य तौर पर दुनिया भर में हत्याओं के शिकार पुरुष या लड़के होते हैं। अब इसके पीछे वजह कि अभी जो चार्ट दो मैंने आपको दिखाया था ना, तो वहां पे आप देख भी सकते हो, ये देख सकते हैं आप। अगर नॉर्मली हम हत्या की बात करते हैं तो ज्यादातर लड़कों की हत्या होती है, महिलाओं की हत्या कम होती है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को ज्यादातर किसका शिकार बनाया जाता है, तो रेप का, दुष्कर्म का, इन्हीं सारी चीजों का। लेकिन लड़कों का क्या होता है कि पैसा कमा के आ रहा है, चलो लूटते हैं उसको, इस चक्कर में निपट गए, या फिर वो बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। ज्यादातर जनरली यही होता है। मैं ये नहीं कह रहा, देखो आप जेंडर बेस उस पर इल्जाम मत लगाना कि सर आप ऐसे कह रहे हो, वो चीज़ नहीं, बस समझाने के लिए। तो होता है क्या कि लड़के कहीं जा रहे हैं बाइक से, अब वो मस्ती में जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, कभी इधर बाइक जा रही है रोड के एक साइड, कभी रोड के दूसरी साइड, कभी ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा मौतें देखने को मिलती हैं, ज़्यादा हत्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब आप ड्रिंक किए हुए, आप होश ही में नहीं हो, कोई मार के जा रहा है, कोई पीट के जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो कि 80% पुरुषों की हत्या होती है और 20% महिलाओं की हत्या होती है। अगर हम वर्ल्ड वाइड हत्या के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ हत्या के बारे में। और अगर लिंग आधारित हत्या के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है कि महिलाओं की ज़्यादा होने वाली है। जैसा कि चार्ट 2 में दिखाया गया है, 2022 में हत्या के कुल पीड़ितों में से 80% पुरुष थे, जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी 20% थी। चार्ट को मैंने आपको दिखाई दिया है। महिलाओं की हत्या उनके पार्टनर या उनके किसी परिचित द्वारा किए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है दैट आई कांट एक्सप्लेन। भाई मतलब आप देख लेना, फैक्ट उठा के देखना, आप कभी कोई न्यूज पढ़ना, पता चले कि जानने वाले थे, कभी चाचा, पापा, भाई, यार दोस्त, या फिर बॉयफ्रेंड, या फिर कोई डॉक्टर से जिसको घर वाले जानते थे। मतलब इस तरीके के जो भी परिचित लोग होंगे, वही लोग सबसे ज्यादा बदतमीजियां करते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, खास करके महिलाओं को। इसलिए कहा जाता है कि सतर्क रहिए। मुझे उस फिलोसफर का नाम तो एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, पर एक फिलोसफर थे, उन्होंने ये कहा था कि भगवान मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, दुश्मनों से नहीं, क्योंकि दुश्मन कौन है उसको तो मैं पहचानता हूँ, उससे मैं बच लूंगा, उससे मैं निपट लूंगा। पर जो दोस्त की शकल में छुपा हुआ दुश्मन है, उससे मैं कैसे निपटूंगा? अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा करके और दुश्मनी निभा रहा है, तो मैं इससे कैसे बचूंगा? तो वही चीज़ है कि जो हमारे परिचित होते हैं वही सबसे ज्यादा हमारा नुकसान भी करते हैं। तो ये आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसका विस्तार इस तथ्य से होता है कि महिलाओं को ज्यादातर उनके निकटतम परिवार के सदस्यों द्वारा शारीरिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है। कोई बाहरी व्यक्ति से अगर गलती से टच भी हो जाता है ना, तो सॉरी बोल देता है। पर घर वाले, खास करके हस्बैंड हो गया या ससुराल वाले, मैं सबको नहीं कह रहा, सब ऐसे नहीं होते, पर जनरली ये देखने को मिलता है कि पीटते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, या शादी के बाद जॉब नहीं करनी है, या बहुत सारी अटकनें लगाते हैं। और अगर आप उनकी बातें नहीं मानते हो, तो फिर वही होता है कि हिंसा का शिकार बनो। आपको बार बार जलील किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ डंडे से मारा पीटा जाए या थप्पड़ मारा जाए तभी वो हिंसा होती है। कई बार शब्दों से भी हिंसा की जाती है। आपको जलील किया जाए कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये है वो है, और आपको नीचे दिखाने की कोशिश की जाएगी। वो भी तो हमारे मानसिक स्तर पर इम्पैक्ट डाल रहा है ना, तो वो भी एक तरीके की हिंसा ही है। 4-3 से पता चलता है कि 2022 में हत्या के शिकार 88,900 महिला पीड़ितों में से 48,800 या 55% की हत्या परिवार के सदस्यों या अंतरंग भागीदारों द्वारा की गई थी। यानी 55% हत्याएं ऐसी थी 2022 में जो महिलाओं के साथ हुई हैं। 55% हत्याएं ऐसी थी जो जानने वालों ने ही की हैं। तो आप देख लो, मतलब आधे से अधिक हत्याएं ऐसी हुई हैं जिसको जानने वालों ने ही किया है।
केवल 12% पुरुष हत्या पीड़ितों को उनके परिचित व्यक्तियों द्वारा मारा गया है। और अगर यही आंकड़ा हम पुरुषों के साथ देखते हैं तो सिर्फ 12% का है। यानी जो पुरुषों की हत्या हो रही है उसमें 12% मामले ही ऐसे देखने को मिले जिसको किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा मारा गया था। जबकि महिलाओं के मामले में ये आंकड़ा 50% से भी ज्यादा है, 55% देखने को मिल रहा है। परिचित द्वारा लिंग संबंधी हिंसा के प्रति महिलाओं के अधिक संवेदनशील होने की यह प्रवृत्ति दुनिया भर में प्रचलित है। चार चार सभी महिला और पुरुष हत्याओं के बीच अंतरंग, साथी या परिवार से संबंधित हत्याओं की हिस्सेदारी का महाद्वीपवार, यानी कि जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरीके से बता रहा है। महाद्वीपवार विभाजन दर्शाता है सभी क्षेत्रों में महिलाओं में ऐसी हत्याओं की हिस्सेदारी जिनमें अपराधी ज्ञात हैं या जो जानने वाले हैं पुरुषों की तुलना में अधिक थी। यानी कि जितने भी महाद्वीप हैं तो उन सब में यही आंकड़ा देखने को मिला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो हत्या है उसको जानने वालों ने ज्यादा किया है, उनका प्रतिशत ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप चार्ट 3 और चार्ट 4 देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने चार्ट दिखाया ही नहीं। तो ये चार्ट 3 आपका और ये रहा चार्ट 4 आपका। चार्ट 3 में वही चीज दिखाई गई कि महिलाओं की जो हत्या है उसमें से 55% हत्या ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई थी जो महिला का जानने वाला था, परिचित था। और जबकि अगर हम पुरुषों में देखते तो 12% व्यक्ति ऐसे थे जो पुरुष को जानने वाले थे और उसकी हत्या कर दी। चार्ट 4 में महाद्वीपवार दिखाया गया। अफ्रीका में अगर हम ये आंकड़ा देखते हैं तो महिलाओं की जो हत्याएं हुई उनमें से 59% हत्याएं ऐसी थी जो जानने वाले व्यक्ति के द्वारा की गई थी, परिचित व्यक्ति के द्वारा की गई थी। और अगर हम पुरुषों के तुलना में ये देखते हैं तो पुरुषों में 9% हत्याएं ही ऐसी होती जो जिसको जानने वाले व्यक्ति ने की थी। फिर अगर हम अमेरिका में देखते हैं तो यहाँ पे 45% महिलाओं की ऐसी हत्या हुई थी जिसको जानने वाले ने की थी और 12% आंकड़ा था पुरुषों के लिए। अगर हम एशिया में देखते हैं तो 56% महिलाओं की जितनी भी हत्या होती है उसका 56% परिचित व्यक्ति के द्वारा की गई थी और पुरुषों की हत्याओं का 18% परिचित व्यक्ति के द्वारा की गई थी। वही सारा आंकड़ा आप यहाँ से देख सकते हैं। अलग अलग यूरोप का 51% हो गया और यहाँ पे पुरुषों के लिए 18%। और इसी तरीके से ओशियाना के बारे में अगर हम देखते हैं तो 60% महिलाओं की हत्या परिचित व्यक्ति के द्वारा की गई थी और 24% पुरुषों की हत्या परिचित व्यक्ति के द्वारा की गई थी। और वही चीज़ यहाँ पे कही कि किसी भी महाद्वीप में देख लो जो महिलाओं की हत्या हुई उसमें परिचित व्यक्तियों का जो प्रतिशत देखने को मिला वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। उदाहरण के लिए यूरोप में आधे से अधिक महिला हत्याओं में अपराधी भागीदार या पीड़ितों से संबंधित होते हैं जबकि पुरुषों में हिस्सेदारी केवल 18% थी। अमेरिका में भी असमानता देखी गई। महिला हत्याओं में 45% और पुरुषों हत्याओं में 12% परिचित व्यक्ति के द्वारा किया गया था। 2022 में अफ्रीका में अंतरंग साथी या परिवार संबंधी हत्या की शिकार लगभग 20,000 महिलाएं थीं जो महाद्वीपों में सबसे अधिक है। यानी सबसे अधिक महिलाओं की हत्या जो परिचित व्यक्ति के द्वारा की गई उसका आंकड़ा सबसे अधिक कहाँ पे देखने को मिला तो अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। अफ्रीका महाद्वीप 13 वर्षों में पहली बार स्त्री हत्याओं के मामले में एशिया से आगे निकल गया है। इसने एशिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी अवधि के दौरान एशिया में 18,400 महिलाओं को उनके परिवारों द्वारा मार दिया गया विशेष रूप से, जबकि अमेरिका में ऐसे 7900 मामले दर्ज किए गए। प्रति 1 लाख महिला जनसंख्या पर ऐसे स्त्री हत्याओं की दर 1.5 थी जिससे अफ्रीका के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थान बन गया जिसकी दर 2.8 तथा एशिया की दर 0.8 थी। यानी कि अगर हम ये देखें कि प्रति 1 लाख महिला जनसंख्या पर कितनी महिलाओं की हत्या की गई है तो अगर यही आंकड़ा हम अफ्रीका के बारे में देखते हैं तो 2.8 निकल करके आ गया। ये दर है 2.8 महिलाओं की प्रति 1 लाख महिलाओं के ऊपर। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं अमेरिका के मामले में तो अमेरिका की दर जो निकल कर वो 1.5 है प्रति लाख पर। और इसी तरीके से अगर हम एशिया का देखते हैं तो 0.8 है। तो एशिया का सबसे कम देखने को मिला फिलहाल, मतलब इन तीनों में। और अमेरिका का दूसरा सबसे हाईएस्ट है और ये जो अफ्रीका है सबसे पहले स्थान पर है, ये टॉपर रहा है। उसके बाद फिर अमेरिका का स्थान आता है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 2021 से पहले महिलाओं के लिंग संबंधी हत्याओं में कमी की सामान्य प्रवृत्ति थी। हालांकि 2021 और 22 में इसमें भारी वृद्धि हुई, खासकर अफ्रीका में। अफ्रीका में वो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से इतना सशक्त नहीं है और फिर खाने पीने की चीज़ें भी नहीं मिलती हैं, पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी हैं। एक जगह है वहाँ पे तो लगभग 40 साल तक वहाँ पे सूखा पड़ा था। अब जहाँ पे 40 साल तक सूखा पड़ रहा है फिर उसकी स्थिति सोच के देखिए क्या होने वाली है। मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ उत्पादन नहीं हो रहा है, हर चीज़ बाहर से मंगा रहे हैं। जब उत्पादन नहीं होता कितना कोई बाहर से मंगाएगा और जब बाहर से मंगाएंगे आयात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो कीमत है वो अपने आप बढ़ जाएगी। जनता पैसे कमा नहीं रही है तो खरीदेगी कहाँ से, तो बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलती है। दक्षिण अफ्रीका में 18 वर्षों में किए गए 3 राष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार 1999 और 2017 के बीच महिला अंतरंग साथी की हत्या की दर आधी हो गई। लेकिन हाल के वर्षों में इधर 2019 में प्रति 1 लाख महिलाओं पर 9 पीड़ितों से बढ़कर के 2022 के अंत तक प्रति 1 लाख महिलाओं पर 12.7 पीड़ित हो गई है। यानी कि अगर हम देखते हैं हाल के वर्षों में 2019 में तो ये आंकड़ा बढ़ गया, 2022 के अंत तक ये आंकड़ा बढ़ गया, इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। जो साथी परिचित व्यक्ति के द्वारा महिलाओं की हत्या की जा रही है उसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि किसी महिला की हत्या किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा की गई ना, उस आंकड़े के बारे में अगर हम बात करें तो अफ्रीका जो है 1999 से लेकर के 2017 के बीच इसमें कमी देखने को पाया गया था। लेकिन फिर 2019 से लेकर के 2022 के बीच में इसमें फिर से वृद्धि देखने को मिली है। पिछले 1 दशक में भारत में लिंग आधारित हत्याओं में थोड़ी गिरावट आई है। दहेज संबंधी कारणों, जादू टोना के आरोप और अन्य लिंग संबंधी कारकों के कारण महिला की हत्या अभी भी जारी है। चार्ट 5 2016 से लेकर के 2021 के बीच
भारत में लिंग संबंधी मौतों की संख्या और इसके पीछे के कारणों को दर्शाता है। दहेज लगातार प्रमुख कारण रहा है, जबकि इस अवधि के दौरान ऑनर किलिंग और जादू टोना के आरोपों से संबंधित हत्याओं में भी एक छोटी हिस्सेदार है। लेकिन सबसे प्रमुख कारण क्या रहा है? दहेज। और दहेज प्रथा को हम अभिशाप मानते हैं। उसके लिए हम कानून भी लागू कर चुके हैं कि दहेज लेना देना दोनों कानूनन जुर्म है। उसके बाद भी आए दिन ऐसी कोई ना कोई न्यूज़ देखने को मिल जाती है, सुनने को मिल जाती है कि दहेज के नाते पति ने मर्डर कर दिया, सास ने मर्डर कर दिया, या फिर गैस जला करके उसकी जान ले ली। मतलब अलग-अलग तरीके यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये आप चार्ट 5 भी एक बार देख लीजिए। ये रहा आपका चार्ट 5 जो रेड कलर का दिखा रहा है। अच्छा, आप बोलोगे रेड कलर दिख कहाँ रहा है? बहुत थोड़ा-सा ये ऊपर है ना, ये है रेड कलर। तो ये ऑनर किलिंग है। ऑनर किलिंग क्या? वही कि अगर एक गोत्र में शादी कर ली या फिर किसी अन्य धर्म जाति वाले से शादी कर ली, तो उसके नाम पे जब मर्डर करते हैं उसी को ऑनर किलिंग कहा जाता है। यानी कि मेरी इज़्ज़त खराब कर दी, उन्होंने मेरा नाम डुबा दिया। इस तरीके से जब सेंटेंस बोले जाते हैं, तो वो होती है ऑनर किलिंग। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है जो डार्क में है, वो मर्डर्स रिलेटेड टू विथक्राफ्ट। ये जो विचक्राफ्ट है, ये क्या है? ये जादू टोने के बारे में बात की जा रही है। तो ये जादू टोना वाला ये छोटा-सा आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो ऑनर किलिंग है भाई, सॉरी, दहेज प्रथा वाला जो है, वो ये है। मतलब दहेज प्रथा का सबसे ज़्यादा मामला देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दहेज प्रथा के नाते सबसे ज़्यादा जाने जा रही हैं। जो आपको ये लाइट कलर दिखाई गया ना, लाइट शेड। लड़कियों को कलर की ज़्यादा पहचान होती है, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगी इसमें लाइट और डार्क। देखो, इसको लेकर के अन्यथा मत लेना, ये सिर्फ़ ऐसे ही है मज़ाक के लिए। आप बोलो कभी ऑफेंड हो जाओ कि सर आप लड़कियों का मज़ाक उड़ा रहे थे या फिर इस तरीके से लिंग आधारित बातें कर रहे थे, वो नहीं है, बस ये मज़ाक था। तो इसको लेके ऑफेंड नहीं होना है। तो यहाँ पे जो डार्क कलर दिखाया गया है, ये जादू टोना वाला होगा, और जो ऊपर दिखाया जा रहा है ऑनर किलिंग है। आप बोलोगे ऊपर दिखा कहाँ रहा है यार? सर आप बोल तो रहे हो पर ऊपर दिखाई नहीं रहा है, तो बहुत छोटा-सा है ना ऑनर किलिंग के नाम पे। इस नाते आपको ज़्यादा उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, पर ब्लैक टाइप में आपको कुछ पता चल रहा होगा। ये ब्लैक नहीं है, ये रेड कलर से दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा ये जो दहेज के नाते हत्या होती है, ये पूरा आंकड़ा। तो बहुत सारी हत्याएँ होती हैं दहेज के नाम पर। आप लोग भी लोगे दहेज खूब, हैं? बनने के बाद तो खूब दहेज लोगे, पर अगर लड़की भी आईएएस, आईपीएस ऑफिसर है तो दहेज-वहेज नहीं देगी। करना है तो करो, नहीं तो निकलो, 75 लोग तैयार खड़े हैं। तो चलो यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा-सा भी फ़ायदा हो रहा है, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप लोग को लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए, अगर आपको लगता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मोटिवेट कर सकते हैं मुझे। देखिए, अभी कुछ कमेंट्स आए थे जो जो मुझे बहुत अच्छे लगे। उन्होंने बताया कि सर आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट की जो है लिंक दे सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा आप स्टाम्प टाइम लगा सकते हैं, टाइम स्टाम्प लगा सकते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि कौन-कौन से आर्टिकल आज हमने डिस्कस किए हैं, कौन से टाइम से शुरू हो रहा है, कौन से टाइम पे खत्म हो रहा है। तो मतलब उनके सुझाव काफ़ी अच्छे थे, और ये लग रहा है कि हाँ, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है इस चीज़ के बारे में। थैंक्स आपके सुझाव के लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुझाव, क्योंकि जब हम ऐसा कर देंगे तो बहुत सारे लोग को ये पता चल जाएगा कि आज का टॉपिक क्या है और कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे खत्म होने वाला है, कितना मिनट। अगर हो सकता है कि किसी ने वो टॉपिक पहले से पढ़ रखा हो कहीं से, तो उसको बंक कर जाएगा, और फिर जो उसका टाइम है वो सेव हो जाएगा। दूसरा, जब लिंक रहेगी, अगर किसी को जाना है एमसीक्यू लगाना है, तो उसको खोजना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली एमसीक्यू लगा सकता है, डायरेक्टली जो स्टैटिक पोर्शन बनाया गया उसको देख सकता है। तो बहुत अच्छा सुझाव था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपका भी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा फिर ये मेल आईडी है, आप यहाँ पे भी बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो।